वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 7 अक्टूबर 2022 के संपादिका अर्थात एडिटोरियल्स जो इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ है। ये जो एडिटोरियल्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आर्कटिक क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित बात करता है। और आज के इस एडिटोरियल्स में हम बात करेंगे कि आखिर आर्कटिक क्षेत्र हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इतना भारत इसके लेकर काफी कंसर्न है। तो उन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। एक एक तौर से एक एक तरीके से इन सभी चीजों पर हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले अगर सबसे महत्वपूर्ण बात की करें, ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल्स है। आप देखिए इस मैप के अंदर में कि हमारा आर्कटिक ओशियंस कहां है। जब आप इस पृथ्वी को देखेंगे, हालांकि ये 2D के फॉर्म में दिखाया गया है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन जो है आर्कटिक ओशियन है, या इसको हम आर्कटिक सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा रीजन जो है आर्कटिक रीजन के तौर पर हम जान सकते हैं। आसपास की इलाका है जैसे अलास्का हुआ, कनाडा हुआ, आपका वैफिन आइलैंड्स, ग्रीन आइलैंड्स, आपका नॉर्वे, रसिया, ये आर्कटिक सर्कल के अंदर में आता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और खबर में ये आखिर इतना अधिक क्यों है, इस पर आज एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि खबर में क्यों है। खबर में होने के पीछे का कारण है कि हमारा जो उत्तरी ध्रुव है, ध्रुव दो प्रकार के पृथ्वी पर आप जानते हैं कि 2 ध्रुव है आपका। एक ध्रुव तो आपका नॉर्थ, जिसे आप उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव। और ये हमारा ये जो लाइन है ये भूमध्य रेखा है, अर्थात भूमि को के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहा जाता है, जिसे आप इक्वेटर कहते हैं या 0 डिग्री लाइंस भी कहा जाता है। लेकिन एक तीसरा भी ध्रुव कहा जाता है हिमालयन रीजन्स में तिब्बतियन प्लेट्यूज को। हम चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये खबर में आखिर क्यों है। खबर में होने के पीछे यह है कि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर विशाल जो क्षेत्र है, जिसे आप आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं, आर्कटिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और माना जाता है ऐसा कि ये पृथ्वी के कुल भाग, जितने भी पृथ्वी है टोटल, आप है ना, उस पृथ्वी के कुल भाग का लगभग 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा जो है ये पूरा आर्कटिक रीजन है आपका। पूरी आर्कटिक रीजन 1/6 पार्ट ऐसा माना जाता है। आप इस बातों को समझ सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो पर्यावरण के दृष्टि से हो, चाहे वाणिज्य के दृष्टि से हो, चाहे रणनीति की दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक की दृष्टि से, हर रूपरेखा से ये आर्कटिक रीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि जिस प्रकार से वैश्विक मामले की दशा और दिशा दोनों बदल रही है, तो हर देश इसको लेकर काफी चिंतित और कंसर्न में हुआ। अभी तक इसके परिदृश्य की बात करें तो ये इसके अनुसार से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। साथ साथ में आप देख सकते हैं कि आइस कैप धीरे तेजी से पिघल रहा है। और आइस कैप तेजी से पिघल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा समुद्र के जो वाटर लेवल है, अर्थात जो जल का स्तर है, उसमें वृद्धि होगा। और इसके कारण छोटे मोटे सारे आइलैंड्स जो हैं सबमर्ज्ड हो जाएंगे और डूब जाएंगे, जिसके कारण से फ्लड का कारण बहुत सारा हो सकता है। इससे बहुत सारे कारण इसके, एक एक करके इन सभी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इन चीजों पर चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बार आप इस पूरी पृथ्वी को देख ले। आप यहां पर देख के समझ सकते हैं एक बार कि ये हमारे यहां आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसे आप महादेश कहते हैं। ये 7 कॉन्टिनेंट आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और आपका अंटार्कटिका है, और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 हैं, 2 4 6 7 महादेश है। इसे महादेश या महाद्वीप के रूप में जाना जाता है पृथ्वी पर। और आप इसकी कहानी पढ़ेंगे, आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आप जानेंगे, वैगनर साहब के द्वारा दिया गया है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहता है कि पहले पेंजिया नामक एक ही द्वीप हुआ करता था, एक ही लैंड हुआ करता था। पेंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया, है ना, गोंडवाना और यूरेशिया। इसी प्रकार से पूरी इसकी कहानी है। लेकिन अभी हमारे पृथ्वी पर कितने है टोटल महाद्वीप? 7 महाद्वीप हैं।
उसी बात प्रकाश अगर महासागर की बात करें तो पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। पैसिफिक ओशियन हुआ आपका, अटलांटिक ओशियन हुआ, अटलांटिक ओशियन से यहां पर नॉर्थ पढ़ सकते हैं, अटलांटिक ओशियन साउथ पढ़ सकते हैं, इंडियन ओशियन हुआ जिसको आप हिंद महासागर कहते हैं, और पैसिफिक प्रशांत महासागर कहते हैं, आर्कटिक ओशियन जो कि इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आर्कटिक ओशियन अर्थात आर्कटिक महासागर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये 5 महासागर हैं और इसी 5 महासागर में सबसे अभी जो महत्वपूर्ण मुद्दे की बात आई है यहां पर वो आर्कटिक ओशियंस की बात की गई है। आर्कटिक ओशियंस अर्थात आर्कटिक महासागर है ना, इसके आसपास के परिदृश्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो जलवायु से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक से संबंधित हो, चाहे वो राजनीतिक से संबंधित हो, हर तरीके की रूपरेखा या भौगोलिक से संबंधित हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इन सभी चीजों को। सबसे पहला पॉइंट अगर हम इस संपादक और एडिटोरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो यहां पर जो महाशय हैं, जो लेखक हैं, जिन्होंने लिखा है और कहा कि हमारा आर्कटिक क्षेत्र जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 4 परिदृश्य के तौर पर ये सबसे महत्वपूर्ण है, खास करके आर्थिक महत्व को के मद्देनजर की अगर बात करें या भौगोलिक महत्व की बात करें या भू राजनीतिक महत्व की बात करें या पर्यावरणीय महत्व की बात करें, ये 4 दृष्टि से आर्कटिक क्षेत्र जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत इन सभी चीजों पर काम कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके सभी महत्व की चर्चा हम यहां पर करते हैं। सबसे पहला महत्व यहां पर है आपका आर्थिक महत्व। आखिर आर्थिक महत्व क्यों है, आप देख सकते हैं, इस सभी को समझ सकते हैं। आर्थिक महत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर हम इसकी आर्कटिक रीजन की, तो हम सभी को पता है कि जो खनिज संसाधन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। प्रकृति में संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो है वो मानवीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की अगर हम परिदृश्य की बात करें, आज की तौर पर बात करें तो खनिज संसाधन जो है हमारे लिए बहुत मनून। तो यहां पर आर्कटिक क्षेत्र में खास करके खनिज संसाधन और हाइड्रोकार्बन जो है बहुत ज्यादा है। स्पेशली आप देखोगे तो वहां कोयला हुआ, जिप्सम्स हुआ, आपका हीरा, ये सभी जो चीजें हैं आपके बहुत सारा वहां पर समृद्ध भंडार है आपका। खास करके जस्ता, सीसा, सोना, क्वार्ट्ज, ये सब पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो बताइए अगर मान लिया कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आर्थिक महत्व से अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो हर देश चाहेगा कि इसके साथ हमारा खोजबीन रहे ताकि हमें आर्थिक मदद मिले, ताकि हमें खनिज संसाधन प्राप्त हो। तो आपने देखा कि आर्थिक क्षेत्र में कोयला, जिप्सम, हीरा है ना, सोना, इन सभी का भंडार यहां है। तो भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है, हो सकता नहीं है ना। उसी प्रकार से एक कहा गया है, सर्वे देखा गया है, अकेले ग्रीनलैंड में ही विश्व के दुर्लभ मृदा तत्व भंडार पाए जाते हैं। 1/4 भाग अगर विश्व का देखोगे तो वहां पर मृदा तंत्र, ये आप तत्व जो है ग्रीनलैंड में पाया जाता है ना, और ये ग्रीनलैंड उसी क्षेत्र में होता है। उसी प्रकार से आर्कटिक में आपका अन्वेषित हाइड्रोकार्बन संसाधन का खजाना भी माना जाता है। विश्व के अपर्याप्त प्राकृतिक गैस 30% से भी अधिक आपको ये इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप जब पेपर लिखेंगे आप मेंस का, मुख्य परीक्षा का, तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। 2015 में भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, 2018 में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए, यहां तक कि प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए। हम चर्चा करेंगे इन सभी चीजों पर, आप देखिए इस चीजों को। ठीक है, और भी चलिए अब हम भारत की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भारत, आप सभी को पता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा को खपत करने के क्षेत्र में विश्व का 3रा सबसे बड़ा ऊर्जा उपयोगी वाला देश भारत है। आप अमेरिका और चाइना के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये 3रा सबसे बड़ा है। तो भाई तेल आयात देश भी है, 3रा सबसे बड़ा, तेल सबसे ज्यादा आयात करता है। और जिस प्रकार से हिमगलन हो रहा है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आइस का, है ना, आइस पिघल रहा है, मेल्टिंग हो रही है आइस की, तो ये संसाधन निष्कर्षण के लिए अधिक सुलभ और व्यवहार में हो सकता है। तो भारत भी इसको लेकर काफी आपका
कॉन्शियस है। अब इसी प्रकार से आर्कटिक संभावना के रूप में भारत का ऊर्जा मिलेगा, सुरक्षा आवश्यकता, सभी दुर्लभ मृदा खनिज, ये सभी चीज प्राप्त हो सकता है। इसीलिए भारत के लिए ये जो आर्थिक महत्व से ये आर्कटिक रीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चर्चा आप अपनी मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करें, हम दूसरी बात करते हैं, आप अगर देखेंगे यहां पर भौगोलिक महत्व की बात करते हैं कि भौगोलिक महत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो आर्कटिक रीजन है, आप आर्कटिक जो क्षेत्र है, वो आर्कटिक क्षेत्र विश्व भर में आप समझ ले कि ठंडा और गर्म जल का एक स्थानांतरित करता है। जब ठंडा और गर्म जल जब दोनों स्थानांतरित करेगा तो विश्व के अंदर में जो महासागर के जो करंट हैं, महासागर की जो धाराएं हैं, उस धाराओं को प्रशासित करने में ये बहुत मदद करता है हमारा आर्कटिक। जब ठंडा और गर्म के टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं, प्रेशर में डिफरेंसेस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। आप भूगोल में जाकर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा की जाती है कि धारा कैसे, एक धारा दूसरे धारा में कैसे प्रभावित होती है या प्रवाहित होती है, इसके बारे में आपको आसानी से समझने के लिए मिलेगा। लेकिन भौगोलिक महत्व की बात करें यहां पर तो आर्कटिक रीजन जो है विश्व भर में आप कह सकते हैं कि ठंडे और गर्म जल को स्थानांतरित कर विश्व की महासागरीय धाराओं को प्रसारित करने में यह मदद करता है। यह भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करता है। यहीं पर इसके अलावा अगर समुद्री बर्फ ग्रह के शीर्ष पर एक विशाल श्वेत परावर्तक के रूप में भी कार्य करता है। सूर्य की कुछ किरणें आंतरिक रूप से, आप सभी को एल्बेडो पढ़ा होगा। एल्बेडो में क्या होता है भाई कि सूर्य की किरणें जो बर्फ पर पड़ती है तो सूर्य की किरणें की बहुत सारा जो प्रकाश जो है वो पुनः अपोजिट दिशा में वो परावर्तित कर देती है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी के जो एक समान तापमान को, यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद मिलता है। तो इसके लिए भी हमारे भौगोलिक महत्व से आर्कटिक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम चर्चा करते हैं चीजों पर, भू राजनीति की बात करते हैं। भू राजनीतिक महत्व की अगर बात किया जाए तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप सभी को पता होगा आर्कटिक से चीन का मुकाबला की बात करें, चीन जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था और करीब करीब ये चाहता था कि भाई ये सिल्क रूट को वृद्धि करके एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने व्यापार का प्रसार पूरे विश्व में स्थापित करना चाहता है। तो भू राजनीतिक महत्व से चीन जो है, आर्कटिक चीन की मुकाबला की अगर हम बात करें तो आर्कटिक बर्फ के अब पिघलने के साथ भू राजनीतिक तापमान में उसी स्तर तक बढ़ गया है जैसा शीत युद्ध के बाद नहीं देखा गया था। शीत युद्ध हुआ था, है ना, आपको पता होगा। यहां पर चीन के जो ट्रांस आर्कटिक शिपिंग मार्ग हैं, जैसे पोलर सिल्क के नाम से जाना जाता है, रोड के रूप में संदर्भ किया था। आपने पढ़ा होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस पर हमने वीडियो भी बनाया, आप जाकर आप देखेंगे इन डेप्थ में तो वहां पर आपको मिलेगा। स्पेशली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित डिटेल में आपको वहां पर चर्चा की गई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ये तीसरा परिवहन गलियारा के रूप में इसको चिन्हित करता है आर्कटिक रीजन को। और इसका नाम क्या दिया? इसका नाम दिया सिंपल सा पोलर सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, या पोलर सिल्क रोड उसको कहते हैं। ये चाइना का ही अभी उसके मन, यही नहीं, इसके बाद परमाणु आइस ब्रेकर का निर्माण भी कर रहा है जो विश्व का दूसरा देश है। जैसे पहला में आपका रूस है, दूसरा में चाइना, तो इसकी भू राजनीति से महत्वपूर्ण हो जाता है। नतीजन यह है कि आर्कटिक में चीन के सॉफ्ट पावर दांव को मुकाबला करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आर्कटिक राज्य क्षेत्रों में यह अपना अस्तित्व, अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है, क्योंकि चाइना जो है इसको इंटरफेयर कर रहा है, और जहां चाइना होगा वहां भारत होगा ही होगा, क्योंकि हमारा वहां पर उससे मुकाबला है। कहीं ना कहीं वो भारत को भी घेरने की कोशिश अक्सर करता रहता है। तो इसीलिए भू राजनीतिक महत्व से हमारे लिए आर्कटिक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और भी अब बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। पर्यावरण के महत्व से देखते हैं इसके दृष्टि से कि हमारे लिए पर्यावरण के महत्व से ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे अगर हम बात करें पर्यावरण की महत्व से, तो जिस प्रकार से आर्कटिक की बात करें, आर्कटिक और हिमालय के लिंक की बात करें, आप जब देखेंगे तो हिमालय आर्कटिक से बहुत दूर है ना। हिमालय जो है, आर्कटिक और हिमालय की अगर हम भौगोलिक की रूपरेखा की बात करें तो बहुत ही दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी एक परस्पर संबंध है। अगर उसके संदर्भ में अगर हम बात करें, अगर वो पिघल रहा है आर्कटिक रीजन, तो हिमालय भी पिघल रहा है ना। सदृश चिंता कर सकते हैं यहां पर। आर्कटिक का पिघलना वैज्ञानिक समुदाय को हिमालय में हिम नदों को पिघलने के लिए, आपने देखा
देखा होगा कि हमारी जो नदियां हैं, आप जैसे हमारी गंगा नदी हुई, यमुना नदी हुआ, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है ना। आप देख सकते हैं यमुना यमुनोत्री से निकलती है, आपका हिमालय से ही आपकी निकलती है। तो अगर उसका बर्फ पिघलेगा तो हमारी नदियों में जलस्तर में वृद्धि होगा, बाढ़ होगा, आसपास के छोटे मोटे कस्बे और शहर डूब जाएंगे, जिसके कारण से जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसके लेकर भी काफी कंसर्न है। तो ये बात हम लोग इसमें समझ सकते हैं, बेहतर समझने में मदद हमें मिल सकता है कि आर्कटिक को अगर हम समझते हैं तो इसका मतलब हम हिमालय को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, हिमालय को प्रायः तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। पहला ध्रुव आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और तीसरा ध्रुव कौन सा है? तिब्बत प्लेट्यू की बात हिमालय को कहा जाता है। तो हिमालय भी तीसरा ध्रुव है। तो भाई पहला ध्रुव, उत्तरी ध्रुव अगर पिघल रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका प्रभाव तीसरी ध्रुव पर भी पड़ेगा। तो हमें इसे समझने में भी मदद मिल सकता है। इसी प्रकार से आर्कटिक अध्ययन में आपने देखा होगा कि भारत जो है, भारत के वैज्ञानिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया था। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं इससे संबंधित। नॉर्वे में भारत ने पहली बार उन्होंने हिमाद्री अनुसंधान बेस की स्थापना की थी। नॉर्वे आप देखेंगे, आप आर्कटिक रीजन में देखेंगे, नॉर्वे एक देश है, वहां पर भारत ने अपना बेस स्थापित किया ताकि हम हिमाद्री अनुसंधान के नाम से जाना जाता है, और उसके माध्यम से आर्कटिक महासागर के उसके पृष्ठभूमि, इसके परिदृश्य और उसके अंदर के बदलाव को समझने में मदद मिलता है। यह अनुसंधान कार्य अभी भी सक्रिय है वहां पर। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पढ़ सकता है कि हिमाद्री अनुसंधान बेस की स्थापना कहां है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। इससे संबंधित भी हम प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। दूसरी बात यह है कि इससे संबंधित और भी बातें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें कि अभी तक तो आपने ये देखा, उभरते रेस कोर्स की बात करते हैं। जैसे मान लिया कि आर्कटिक में जो शिपिंग मार्ग हैं, जो सीप का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में संभावना, तो उसके कारण से संसाधन निष्कर्षण में दौड़ में बल मिल रहा है, पिघल रहे हैं आसपास के रीजन, तो सीप जो है आसानी से वहां से मूव कर सकता है। अब ये भू राजनीतिक ध्रुव का निर्माण भी कर रहा है। यहां पर अमेरिका हुआ, चीन हुआ, रूस हुआ, इन सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति का प्रभाव में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ साथ में अगर हम बात करें टुंड्रा की अवनति की बात करें, टुंड्रा प्रदेश का नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, पोलर बियर वहां पर बहुत सारे हैं आपका। तो टुंड्रा में आपने देखा होगा कि जब यह आप देखेंगे तो टुंड्रा अपनी दलदली स्थिति में लौट रहा है। ऐसे क्यों भाई? क्योंकि अचानक आने वाली तूफान तटीय इलाकों के विशेष रूप से आपका कनाडा और रूस जो है उसको तबाह कर सकता है। अगर वाटर बर्फ पिघलेंगे तो इससे क्या होगा, आसपास के रीजन में स्थिति बदल सकती है ना। वन अग्नि की घटनाएं भी वहां पर देखने को मिलता है। यहां तक कि परमाफ्रॉस्ट में भी क्षति पहुंच सकता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकते हैं, मीथेन का मात्रा बढ़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बन सकता है। यही कारण नहीं, अगर यहां पर हम बात करें जैव विविधता के लिए भी ये बहुत ही खतरा होता है। कैसे भाई जैव विविधता के लिए खतरनाक हो गया? क्योंकि वहां के आसपास के जो रीजन है, वर्षा भर जो जमे रहने के बर्फ की अनुपस्थिति में, उच्च तापमान में आर्कटिक क्षेत्र में बहुत सारी आपका पशु हैं, पादप हैं, पक्षियां हैं, उन सभी के अस्तित्व जो है खतरे में पड़ सकती है। इसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां तक कि ध्रुवीय बालू, जिसको पोलर बियर कहते हैं, पोलर बियर और सीलों के शिकार करने के साथ ही अपना बृहद घरेलू क्षेत्र में वो आवाजाही के लिए भी समुद्री बर्फ की आवश्यकताएं होती है। तो इन सभी चीजों पर हमारा जो आर्कटिक क्षेत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अब एक सवाल उत्पन्न होता है हमारे मन में, आप सभी के मन में, सबके मन में, कि आर्कटिक क्षेत्र में इससे संबंधित जो है क्या चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। हाल में बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिली हैं। पहली जो सबसे बड़ी चुनौती है आपका आर्कटिक प्रबंधन। आर्कटिक प्रबंधन का मतलब आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की बात करती है। क्या है भाई? तो इसमें मतलब में आपने देखा होगा कि हाल के दशक में आर्कटिक में जो वार्मिंग जो है दुनिया का शेष हिस्सों की तुलना में बहुत तेजी से हो रहा है। वहां के जो बड़े बड़े जो बर्फ के चट्टान है, बड़े बड़ी जो शिलाएं हैं, बड़ी बड़ी जो पर्वतीय हैं, वहां के जो बर्फ से बने हुए वो पिघल रहे हैं, जिसके कारण से आप आर्कटिक में अस्थायी तुषार, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। इसी क्रम में कार्बन और मीथेन मुक्त हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस भी इसमें तेजी से बढ़ रहे हैं। बर्फ के पिघलने की दर और बाढ़ बढ़ा देने के कारण आर्कटिक प्रबंधन की स्थिति और भी बनती जा रही है। तो यह समस्या यहां पर उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बात,
बढ़ते समुद्र स्तर से संबंधित भी चिंता है। अब बर्फ पिघलेगा तेजी से तो क्या होगा, बर्फ के पानी जो समुद्र में विलय होंगे और समुद्र का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। और समुद्र का स्तर में जब वृद्धि होगा तो छोटे मोटे तटीय कटाव, तूफान की संभावना में वृद्धि होगी, गर्म हवाएं और समुद्र के तापमान अधिक होगा, तटीय तूफान आएगा और छोटे मोटे जितने भी आइलैंड्स होंगे वो सभी डूब जाएंगे। तो ये चिंता का विषय यहां पर बन सकता है। वहीं पर आगे और भी आप समझ सकते हैं इस चीजों को। तो ये मुक्त रूप से ये चुनौतियां हमारे लिए उत्पन्न हो जाए। अब थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि इससे संबंधित आपके प्रश्न क्या पूछे गए हैं। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इस चीजों को। इसी बार आपको 2015 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्कटिक से संबंधित। आर्कटिक से संबंधित यह था कि कभी कभी खबरों में दिखने वाला इंड आर्क का नाम है। तो इंड आर्क क्या है भाई? तो 4 विकल्प दिए गए थे कि भारतीय रक्षा में शामिल किया गया एक स्वदेशी रूप से विकसित रडार प्रणाली है। दूसरा बात, हिंद महासागर के रिम में नहीं आपका, आर्कटिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, ये भी नहीं है आपका। और डी इसका सही उत्तर है, आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए भारत की पानी के नीचे का एक वेधशाला है जिसका नाम है, क्या नाम है? इंड आर्क कहा जाता है आपका, इंड आर्क कहा जाता है, वेधशाला है आपका। इसी प्रकार से मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि आर्कटिक क्षेत्र के संसाधनों में भारत क्यों रुचि ले रहा है, और आर्कटिक सागर के तेल की खोज और इसके संभावित पर्यावरण परिणाम पर। अब बताइए ये दोनों प्रश्न का हल आप जो अभी आपने देखा, आपने जो समझा इस वीडियो को, आप इस एडिटोरियल्स को, इसमें ये तीनों प्रश्न का जवाब आपको मिल सकता है ना? तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।